पता नहीं लोग आजकल इतने कंगाल क्यों होते जा रहे हैं। जेब में पैसा ही नहीं रखते। जिसकी जेब देखो नीचे से फटी हुई है तो कागज है। निकल आया। लेकिन जनाब ईमानदारी तो ये है कि ग्राहक को नोट वापस दे दिया जाए। अबे हम तो इखलासन रख लेते हैं, वरना हमें क्या जरूरत है किसी का नोट रखने की। और सुन, ये अपनी नुकसान ज्यादा नसीहत तू अपने पास ही रख। तुझसे पहले भी कई कारीगरों को ये मर्ज हो गया था, मैंने उन्हें कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। मगर ये तो सोचिए। अबे क्या सोचिए, मैं कोई खानदानी तो भी हूँ जो लोगों पर अपनी ईमानदारी का सिक्का जमा। परचून की दुकान से तोलना शुरू किया, घर में फाके शुरू हो गए। साइकिल की दुकान खोली, इखलाकन मजबूत से मजबूत पंक्चर लगाया। अपने नसीब को पंक्चर हो गया, तुमको ताला लग गया। अब ले देखे कि ये दुकान खोली है कि चलो भाई कुछ कपड़े पहनने का तो आराम होगा, तो ये आगे मुझे रखता है। मगर जनाब की ईमानदारी में बड़ी बरकत है। बरकत? अबे क्या बरकत देखी तूने आज तक ईमानदारी में? आधे पैसे धोबियों को धुलाई में चले जाते हैं, तेरी तनख्वाह चली जाती है, दुकान का किराया चला जाता है। तो अगर मैं ईमानदारी से गर्म कपड़े पानी में न धुलवाऊं तो ना तुझे तनख्वाह मिले और ना मुझे खाने को मिले। ये लीजिए, इस सूट को ड्राई क्लीन कर दीजिए। कैसी बदबू आ रही है। कैसे लोग हैं बगैर धोए हुए कपड़े धुलवाने को ले आते हैं। अर्जेंट ड्राई क्लीन कर दीजिए, मुझे शाम को डिनर पे जाना है। बाबा बाबा होगा तेरा बाप। मैं तुझे शक्ल से इतना बुरा लगा करूंगी, तूने मुझे बाबा कहती है। अरे भाई कैसे दुकानदार ग्राहकों से लड़ते हो? लो एक और इल्जाम लगा दिया। अरे भाई मैंने बात कही है, कोई छुरा तो नहीं मार दिया। मेरे बेटे तुमसे ज्यादा जवान हैं, मगर मजाल नहीं जब मेरे सामने कोई दम भी मार सके। मैं जिस वक्त घर में होता हूँ तो मेरे घर में मेरी मौजूदगी में कोई क्यों भी नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा बहस मत करो, मुझे सूट अर्जेंट चाहिए। कल शाम से पहले नहीं मिल सकता। अगर पार्टी में जाना ऐसा जरूरी ही है तो सूट किराए पे भी मिल सकता है जी। किराए पर 5 रुपए किराया होगा, और शर्त यह है कि 7 नंबर गली में से पहन के नहीं गुजरना। और हाँ, रात ही को सूट वापस कर देना, क्योंकि इखलाकन हमने जिसका सूट है उसे सुबह वापस करना है। 2 रुपया किराया दे सकता हूँ, मंजूर है? 2 रुपए किराया? 2 रुपए तो इस पजामे का किराया जो मैं पहने हुआ। चलो ये लो 2 रुपए। अब लड़के और 7 नंबर गली का जो लम्बा है ना, जी हाँ, वो जो फटफटी पे आता है, जी जी, उसका सूट भाई को दे दे, जरा खेत के पहनना पड़ेगा। कोई बात नहीं। आइए जनाब। जा। लॉटरी का टिकट या खुदाया, मेरे नाम लॉटरी का टिकट निकलवा दे। मुझे इस टिकट से रईस बनवा दे। मेरे बनवासीदार, तुझे पता ही है हमारे घर का कितना खर्चा है। बड़े लड़के की तनख्वाह से 250 रुपए है, उसमें उसके 3 बच्चों का ही मुश्किल से गुजर होता है। और फिर छोटा लड़का भी पढ़ रहा है, उसकी फीसें आपको पता है कितनी मुश्किल से दी जाती है। और फिर वो रोज इखलाकन आता है, रोज दूध के भी ले जाता है। यार मेरे नाम ये टिकट निकलवा दे। दादा का नाम नहीं लाते हैं, जो पढ़ते पढ़ते आम खा तो याद आ गया। मेरी जो चॉकलेट लाए है ना, आज तो मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं मिला? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। ये क्या करता है अब्बा जी? मुश्किल से तुझे 8 आने को दूध पीने के लिए देते हैं, वो भी तुम्हें चटोरों के लिए चॉकलेट किया था। इन नन्हे मुन्नों की ये मासूम सी खुशी मेरे दूध पीने से ज्यादा जरूरी है भाभी। लेकिन तेरे इम्तिहान भी तो सरपत है। अब दूध भी नहीं पिएगा तो खाक सोचेगा, खुशकी हो जाएगी सर में। खुशकी को छोड़िए भाभी, मेरे सर पर तो आपकी दुआओं का साया है। बस आप दुआ कीजिए, मैं पास हो जाऊँ। अरे भाई ये साइकिल कब खरीदी? दफ्तर से 1 महीने पहले। अगले ये साइकिल मैंने अपने लिए नहीं तेरे लिए खरीदी है, ताकि तुझे कॉलेज पैदल न जाना पड़े, तेरा वक्त आया ना हो। भैया बोनस मिला था तो भाभी और बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा लेते। ऐसी बातें क्यों सोचता है अफसर? जब तुम इंजीनियर बन जाएगा तो अपनी कमाई से मेरे लिए अच्छे से कपड़े लाना। भाभी मैं अपनी सारी कमाई तुम्हारे सामने लाकर रख दिया करूंगा, जैसे जी चाहे खर्च करना। अच्छा अब चलो खाना खा लो। तुम खाना गर्म करो, अब्बा जी आते होंगे तो इकट्ठे खा लेंगे।
अच्छा बेटा बेटा जरा सी सुपारियां देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ओ भाई फजलदीन, टांट्री का कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार क्या खास चल रहा है, बस कुछ इखलाकन चल ही रहा है। तुम्हारा ससुर तो लखपति बन गया है, 10-20 हजार मांग लो उससे, आखिर तुम उसके अकलौते दामाद हो। अजी गोली मारो ऐसे ससुर को, जब से मेरी बीवी फौत हुई है कम वक्त में कभी इलाका ने एक छिटा घास भी नहीं डाली, कभी पोस्टकार्ड डाल के ये भी नहीं पूछा कि तेरे घर में भाई खाना पक्का है या नहीं। ये सुपारियां खा रहे हैं बस। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे मोटर लेकर गुजरोगे, इतना रास्ता पड़ा है, चले जाओ। बकवास मत कर। या मेरे घर अब तो महल्ले के बच्चे भी मोटर का ताना देने लगे। क्या तू मुझे एक मोटर नहीं दे सकता? लेकिन मोटर तो क्या, तूने इखलाकन मुझे एक साइकिल भी नहीं दी। कोई बात नहीं, किसी को बुढ़ापे में बूढ़ा न करे भाई। ये एक आने का प्यार हमें बड़ा महंगा पड़ता है। यहाँ तो घर में आने का भी टैक्स ले लेते हो तुम लोग। दादाजी अब बोला चाचा के लिए नई साइकिल लाए हैं, वो बेटे पुरानी है, वो किराए की लाया होगा ना? बिल्कुल नहीं। नई साइकिल? ये क्या हो रहा है घर में? बहू, कौन लाया है नई बाइसाइकिल? आपके बेटे लाए हैं अब्बा जी, वो अक्सर को गाड़ी जाने में तकलीफ होती थी ना। तकलीफ होती थी? तुम वक्त अपने आबा और अजदाद को भूल गए जो इखलाकन अरब से यहाँ तक पैदल तशरीफ लिया। मैं पूछता हूँ मेरी इजाजत के बगैर इस घर में इतनी कीमती मशीनरी आई कैसे? जरा बताइए तुम लोग है कहाँ? अब वो कितना कमरे में दादाजी? अभी देखे लेता हूँ, तुम लोग बताइए नहीं मुझे। छोड़ दो ध्यान में देखे लेता हूँ। तुम अकबर कहाँ है? बदतमीज। भाईजान सो रहे हैं। सो रहे हैं? अच्छा, लोग पुराने जमाने में इखलाकन कदे बेच कर सोते थे, ये अपनी गिरहा से रकम खर्च करके सो रहा है। अरे नहीं सोने दूंगा। अरे उधर बेटे, ये साइकिल आपने खरीदी है? जी भाई। इखलाकन कितना दरवाजा इसमें लग गया होगा? 200 रुपए की लाए हैं भाईजान, ये उसकी 100 रुपए थोड़ी को रसीद मारो। मैं कहता हूँ तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई, अबे अभी तो मैं जिद्दा हूँ। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रखे भाईजान। मेरा साया तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ रहेगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा कौन सा नोटों का साया कर दिया था जो तूने साइकिल खरीद ली 200 रुपए की? 200? अब्बा जान ये 200 रुपए अल्लाह ने बोनस के दिलवाए। झूठ बोलता है, बोनस के? अबे कंपनी के बोनस से तो सिर्फ राशन पानी खरीदा जाता है, वो तो अल्लाह का बोनस होता है जिससे साइकिल, मोटर, बंगला और इखलाकन तफरीह वगैरह होते। अब्बा जी, एक तो नुकसान करता है और ऊपर से बहस करता है। अब्बा जी मैं तो ये कह रहा था कि अल्लाह हमें जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए, और फिर अल्लाह के फजल से हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती है। अबे तुम जैसे बेवकूफों ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। खाने को पेट भर के मिलता नहीं और अल्लाह का शुक्र अदा करते बैठे, खाली पेट सरकारें लेते हैं। बदतमीज। अब्बा जान ये आप पेट के फुल समय पे कुछ फरमाइए। आप ये क्यों नहीं सोचते, दुनिया में ऐसे भी तो खुदा के बंदे हैं जो दर बदर की ठोकरें खाते हैं मगर फिर भी उन्हें पेट भर के रोटी नहीं मिलती। अबे बेवकूफ, दोनों चीजें एक साथ किसे मिलती हैं? तो ठोकरे खाने या पेट भर के रोटी खाए। सुभान अल्लाह। भाई नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है। ये जब से बैंक खुले हैं लोगों ने जेब में पैसे रखने छोड़ दिए। अबे वो नालायक, अबे वो 45 मनहूस, तेरी चीखों का स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ। संसे का अटैक हो गया। क्या हो गया है? मेरा मतलब है आपको जुकाम हो गया है। जुकाम मुझे नहीं, जुकाम इस मेंढक को हो गया है। चल बे इनका सूप ला के दे।
लाइए 5 रुपए। 5 रुपए? सारी दुनिया तो 3.5 रुपए लेती है, 5 रुपए किस बात के? फिर वो पेट्रोल से भी तो धो देते हैं। मैं तो कपड़ों में पेट्रोल लगाना गुनाह समझता हूँ। लाइए 5 रुपए। अच्छा, ये लीजिए 5 रुपए। ये मैं इखलाकन ले रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं फाड़ के फेंक देता। अरे हाँ सुनिए, वो मेरी कोट की जेब में एक लॉटरी का टिकट था, कहीं वो तो नहीं मिला? मैं इस लॉन्ड्री का मालिक हूँ, कोई जेब कतरा नहीं है। अभी आपका सूट धुल के आएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अगर वो होगा तो वैसे ही धुला रखा होगा। अच्छा बाबा, झगड़ते क्यों? वो तो एक आदमी ने मुझे 50 रुपए का टिकट दिया था। मैंने सोचा अगर वो टिकट मिल जाता तो मैं अपने 50 रुपए उससे वसूल कर लेता था। दरअसल लॉटरी का टिकट जाली था। जाली? जाली? क्या लॉटरी के टिकट भी जाली होते हैं भैया? जालसाजी कहाँ नहीं होती मिस्टर फजलुद्दीन। लीजिए साहब। लाओ। अच्छा खुदा ऑफिस दिया और ठीक मनहूस कहीं के लॉटरी। वह मेरे परवरदिगार जाली खुशियां दे के हमें आपने खूब इखलाकन डाला है भाई। आप तो यूं ही परेशान रहते हैं साहब। आपकी लॉटरी तो आपके बेटे हैं, एक नौकरी कर रहा है, दूसरा पढ़ रहा है। कुछ दिनों तक वो भी नौकर हो जाएगा तो आपके सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। बेटों की कमाई से घर के दलिद्दर दूर होंगे। बड़े की शादी नौकरी से पहले करती है, वो देखते ही देखते बाल बच्चेदार हो गए। छोटे के लिए उसकी भावत पीछे पड़ी है कि असगर की शादी उनकी खाला की लड़की नजमा से कर दो। अरे क्यों कर दो? मैं अब्बाजान को कई दफा कहा ना कि नजमा क्या जवाब देते हैं वो बस मुँह हाँ करके चुप हो जाता है। अकबर से भी बात की या नहीं? उन्हें मैंने बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। फिर वो तो बहुत खुश हुए, कहने लगे ये बात है तो अकबर की शादी नजमा ही से होनी चाहिए। हाँ बेटी, घर का रिश्ता घर ही में तय हो जाए तो कितना अच्छा है। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ। सच पूछिए तो नजमा मुझे बहुत पसंद है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। असगर कहीं गया हुआ है क्या? किताबें लेकर बाग में गया है। घर में बच्चे पढ़ने नहीं देते ना। हाँ बेटी, नजमा भी हर रोज किताबें लेकर पढ़ने अपनी सहेली क्या चली जाती है। सहेली क्या? सहेली क्या नहीं जाती खाला, बाग में जाती है। वहाँ दोनों मिलकर पढ़ते हैं। नजमा, तुमने मुझसे कुछ कहा? अच्छा, मैं समझा कि तुमने मुझसे कुछ कहा। बातें न बनाओ प्लीज, मुझे पढ़ने दो। असगर, तुमने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। अच्छा, मैं समझी कि तुमने मुझसे कुछ कहा। तुम्हारे कान बज रहे हैं। चुपचाप बैठकर खुद भी पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो, समझी? नजमा, क्या हम दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं? जी नहीं। तो फिर मेरे कान में किसने कहा था कि तुम मेरे दिल में आपसी? झूठे कहीं से। ये तो अभी किसी ने मेरे कान में कहा है कि तुम मेरे दिल में आते। ये तो मैंने कहा था। अच्छा, लेकिन तुम्हारे कान में किसने कहा? किसी खूबसूरत सी लड़की ने। क्यों बनाते हो? मैंने कब कहा है? अच्छा, तो तुम अपने आप को खूबसूरत समझ बैठी हो? हटो, बस रहने दो। साइकिल चलाने में बहुत फुर्ती दिखाते हो, बटन दबाने में सुस्त हो। अरे भाई जरा जोर से दबाओ। कपड़ों पे नंबर लगाते लगाते हमारे तो हाथ थक गए हैं। दादाजी, आज तो अम्मी आपके लिए हलवा बना रही हैं। हमें खिलाएंगे ना दादाजी? अरे भाई तुम ही लोगों के लिए तो बनवा रहा हूँ, मेरा तो एक बहाना है। दादाजी कितने अच्छे हैं। दादाजी मस्का लगा रहे हैं। देख रहे कैसे शरीर हो गई है। मैंने बेटे एक मुहिम्मा भरा था, शायद वो निकल आया है, वरना मुझे खत लिखने वाला कौन है? जाओ देखो भगवान। या मेरे परवरदिगार, अगर पहला नंबर 25,000 वाला मेरा आ गया तो मैं इखलाकन 5 पैसे की निशान जरूर दिखाऊंगा। अरे भाई मेरे ही नाम का है ना, कितनी रकम निकली है? अरे भाई फाड़ के देखो जल्दी से होता। क्या है तुम तो बस कमान, रकम देख के बता जल्दी से मुझको कितने पैसे हैं? अब्बा जान, ये तो नाना जान का खत है।
बहुत सब बीमार है। अरे तो वो बात सब बीमार है तो मैं क्या करूँ? मैं कोई हकीम या डॉक्टर हूँ? किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं, उनके साथ बहुत आराम का माल पड़ा हुआ है। बीमार पड़े हैं तो हम याद आए हैं बाहर के बेटे। अठारह नहीं लाओ मुझे दे दो, मैं जवाब क्या जवाब देने की जरूरत नहीं कोई। अगर थोड़ा सा हमें वो दे दे तो पैसा तो कोई बुरी बात तो नहीं। मेरे सारा प्रोग्राम आपसे ठोकर रह गया है। खाला आदाब। आओ सर बेटे। भाभी ने दुपट्टा भेजा। मैं इसे रंगने के लिए दे आई थी। आजा बैठ जा। क्या आवाज है नजमा, आज बहुत खुश नजर आ रही है। लोग यहाँ जान से बनी में खुशी नजर आ रही है। आखिर बात क्या है, हमें भी तो पता लगे। हमारे कॉलेज में इमदादी शो हो रहा था। मैंने और रजिया ने डांस की रिहर्सल की। अचानक वो बीमार पड़ गई। तो क्या हुआ? मैं हाजिर हूँ। मैं तिगनी का नाच नाचता हूँ, वो नाचूंगा कि तुम भी क्या याद करोगी? शो की जान बन जाऊंगा। देखो हमने फिर मैंने मजाक किया। अरे घबरा क्यों रही हो? किसी ट्रेन डांसर को ले आओ। मगर वो तो पैसे मांगेगी। तो क्या हुआ? तुमने टिकट भी तो बहुत बेचे हैं, दे देना पैसे। यही तो मुसीबत है कि शो की सारी आमदनी इमदादी फंड को देनी है और हमारे पास किसी को देने के लिए एक पाई नहीं है। अच्छा खैर तुम घबराओ नहीं। मेरे एक दोस्त हैं जिनके इस नाचते गाने वाली मखलूक से काफी ताल्लुकात हैं। मैं उनसे कहूँगा वो कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करते हैं। तो ये काम जल्दी से करा दो अक्सर। अच्छा मैं अभी जाकर पता करता हूँ। खाला आदाब। मम्मी, एक हफ्ते के बाद इस होटल से नाजू का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और अगले हफ्ते से दूसरी कैबरे डांसर काम शुरू करेगी। कोई बात नहीं। आज दाऊद नाजू के लिए दूसरे होटल में बात करने गया है। मम्मी, तुमने दाऊद को बहुत ज्यादा लिफ्ट दे रखी है। हाँ महा का चमचा पाल रखा है। ऐसे चमचे बहुत काम आते हैं बेटा। अब देखो तुम्हारे डांस के लिए वही मारा मारा फिरता है ना, और स्टेज के प्रोग्रामों की भी वही कोशिश करता है। लेकिन उसकी नीयत में खोट, वो नाजू को बुरी नजरों से देखता है। इसमें कौन सी बुरी बात है? तवाइफ की उस बेटी को कुछ नसीब समझा जाता है जिस पर कोई बुरी नजर डालने वाला हो। मम्मी, जब हमने वो बाजार छोड़ दिया है तो फिर तुम अपने आप को तवाइफ क्यों समझती हो? तवाइफ से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता बेटी। कोठा छोड़कर कोठी में भी पहुंच जाए फिर भी अपनी असलियत नहीं भूलती। कुछ भी हो मम्मी, मैं दाऊद को पसंद नहीं करती। बेटी तुझे कहता कौन है तू दाऊद को पसंद कर? अगर वो तेरी झूठ मूठ की मुस्कुराहट से बेवकूफ बन जाए तो इसमें हमारा नुकसान भी क्या है? हेलो मैडम गुलनार, बड़ी अच्छी खबर लाया। मरी के इंपीरियल होटल के मैनेजर ने कहा है कि अगले हफ्ते आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। कैसी खबर लाया हूँ मिस नाजो? बहुत अच्छी खबर है। मैडम, ये तो मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करती। बच्ची है ना, अभी इसे समझ ही क्या है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बन ही जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक कहा है मैडम, हम भी जिएंगे दुर्ग के साथ होने। ये लो अफसर, ये रुका लेकर मिस्टर दाऊद के पास चले जाओ, वो फौरन ही डांस का इंतजाम करा देंगे। थैंक यू, मैं अभी जाता हूँ। ये मेरे बड़े ही अजीज दोस्त के दोस्त हैं मिस्टर असगर, उनका लेटर लेकर आए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? ये मिस नाजो का डांस करवाना चाहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का करेंगे या 2 साल का? जी मैं तो यतीम और नादार बच्चों की इमदाद के सिलसिले में होने वाले शो के लिए हाजिर हुआ था। यतीमों और नादार बच्चों की मदद नहीं कर सकता है, वरना बंदा बेचारा इन बच्चों की क्या मदद कर सकता है। और फिर ये है कि मिस नाजो डांस का बहुत पैसा मांगती है। आप फिक्र न कीजिए, आपका शो हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिर हम भी इंसान हैं और हमारा भी कोई फर्ज है। हेलो, कहीं मेरा डांस पसंद आया? जी हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं आपका नाम भूल गई। मेरा नाम असगर है। ये प्रोग्राम मैंने सिर्फ आपकी वजह से किया था। थैंक यू। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना। मैं जरा सा जल्दी में हूँ, कल मिलूंगा। ऐसे भी क्या जल्दी है, चाय तो पीते जाइए। उधार रहा, मैं कल किसी वक्त घर आकर पी लूंगा। बाय बाय। सुनिए जी, आने से पहले मुझे होटल के उसी कमरे में फोन कर दीजिएगा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद हम लोग मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप देर से फोन करें। घबराइए नहीं, मैं बस आपको जरूर
सकता हूँ। शरीफ आदमी अंदर आने से पहले इजाजत लिया करते हैं। बदमाश तो मैं भी नहीं हूँ, और फिर ये तो मेकअप रूम है, आपकी ख्वाब नहीं के आने के लिए इजाजत मांगनी पड़ी। अरे आप तो बुरा मानिए, मैं तो आपके डांस की तारीफ करने आया था। क्या नाचती हैं आप वरना, आपके पैरों में तो बिजली है, बिजली। बिजली तो मेरे खातों में भी है, कहिए तो आपको दिखाओ। क्यों मिस्टर, से लगा बिजली का झटका? A1, अब मेरा करंट देखो। गुंडा कहीं का, चलो नजमा घर चले। नहीं तो इतनी रात हो गई, अथवा अभी तक नहीं आया। बच्चे सो गए, अब अजी भी सो गए। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। ये कौन है? अब्बा जी ने वजीफा शुरू किया है। वजीफा? किसी ने बताया है कि चांद पड़ने से अजाने नजर आने लगते हैं। क्या हो गया है बाजी को? अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। अब्बा जी? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अब्बा जी? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। अब्बा जी? कर दिया तुम बात। अब्बा जी, दौलत वजीफे से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुझे क्या मालूम एक पैर पर खड़े होने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आखिर आप हर वक्त दौलत के ख्वाब क्यों देखते रहते हैं? क्या आपको क्या ख्वाब देखूं? अरे तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए, ये सारी दौलत खुदा से इखलासन में तुम्हारे लिए मांग रहा हूँ। हम तो खुश हैं अब्बा जी, मगर अल्लाह भी तो खुश हो। उसे खुश करने के लिए जुमे के जुमे मस्जिद में जाकर माथा ना गड़बड़ता हूँ, रात भर एक पैर पर खड़े होके गिड़गिड़ाता हूँ, अरे मर्दानों में जाके पिल्ला फेंकता हूँ। अब्बा जी माफ कीजिए, अगर एक टांग पे खड़े होने से दौलत मिल सकती है तो सबसे ज्यादा दौलत में बगले को होना चाहिए जो हमेशा एक टांग पे खड़ा रहता है। अबे तूने मुझे इंसान से बगला बना दिया, खबरदार जो अपनी टांग मेरे वजीफे में लड़ाई। बहू तुम भी चुपचाप खड़े नहीं हो, ले जाओ इस कमबख्त को यहाँ से। बहन को वजीफा करने दीजिए। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, नब्दा हो, नब्दा हो, नब्दा हो। 2,70,886। हिसाब तो लाखों का कटे हैं, लेकिन तनख्वाह वही बिठाई। लाखों क्या करोड़ों आ जाते, लेकिन इसे वजीफा ही पूरा नहीं होने दिया। ये क्या ले आया? अबे अपनी आंखें टेस्ट कराओ, अपनी खोपड़ी नजर नहीं। ये जरा के बेटे पकाना, खुद खाना, बच्चों को भी खिलाना, और हाँ इखलाकन सूर की मेथी भी देना। अच्छा, मगर अब्बा जान ये तो बहुत ज्यादा। अबे ना शुक्र है, हफ्ते में एक मरतबा का नंबर आता है। यहाँ तो सब्जियाँ खा खा के सूरतें भी सब होने लगी हैं। तार वाला? तार वाला कहाँ से आ गया? मैं देखता हूँ। अगर किसी के मरने का हो तो वो सामने वाले पड़ोसी को दे देना। साइकिल पे जा बेटे, अब तो ये गुसल खाने में जाता है तो साइकिल पे ही बैठ के जाता है। तुम लोगों को क्या करना है? चलो अच्छा हुआ मर गए, खानदान वालों को तो प्यारे थे नहीं, चलो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या आपको उनके मरने का अफसोस नहीं है अब्बा जी? अफसोस? अबे क्या वो अब भी ना मरते? कयामत तक यही चिपके बैठे रहते? अबे उन्होंने कोई आबे हयात भी रखी थी क्या? ये कहा किस कम वक्त में यहाँ भेजे रहे हैं? उनके वकील ने आपको कराची बुलाया? अरे मैं वहाँ जाकर उनकी कब्र पे पलस्तर करूंगा क्या? हमें उन्होंने कौन सा जायदाद में से दे दिया? हमारी तरफ से मरे आइए। अच्छा क्या है? जायदाद ही के बारे में तो बुलाया है। जायदाद के बारे में? हाँ बाजी, नाना जान ने अपनी वसीयत में अपनी तमाम जायदाद हमारे नाम कर दी है और उसका मुख्तार आपको बनाया है। एक बार फिर कहो बेटे, क्या मैं अपनी ससुर की सारी जायदाद का वारिस बन जाऊंगा? क्या सारी जायदाद मेरी हो जाएगी?
मगर आप तो कराची जाना नहीं चाहते थे अब्बाजान। अबे मेरा प्यारा सुसर मर गया और तू कहता है मैं कराची नहीं जाना चाहता। मेरी बीवी का इकलौता बाप तेरा नाना। मेरा प्यारा सर तू इतनी जल्दी कैसे मर गया? अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन थे। तेरी आई तेरे पड़ोसी को क्यों ना आ गई? अरे मेरे पास तो कराची जाने के पैसे भी नहीं है। या मेरे परवरदिगार मेरे पास जो पैसे थे उसके मैं कम बगल से ही बाहर ले आया। मारने वालों, अरे मुझे मेरा सुसर ले दो। मेरे पास एक ही सुसर का आया इतनी जायदाद वाला सुसर कहाँ मरता है? कितने पैसे चाहिए आपको किराए के लिए? सिर्फ 30-40 रुपए का इंतजाम कर दो। सिर्फ जाने जाने का चाहिए बेटे, वापसी का इंतजाम तो अल्लाह ने कर ही दिया है। और मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जा रहा है और तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? जाओ जल्दी से मेरा बिस्तर जाके बांधो। मेरा सुसर मर गया और तुम लोगों की आंखों में एक लाखने का आंसू भी नहीं आया। मैं इतनी देर से रो रहा हूँ और तुम लोग एक लाखने का आंसू भी नहीं भा सकते। मेरा सुसर एक ही सुसर था और बेचारा 99 साल की उम्र में कितनी मुश्किल से मरा और कितनी मुश्किल से जायदाद मिली। अल्लाह सब पैसी जायदाद है। वसीयत के रूप में मरहूम की सारी जायदाद और नकद रकम उनकी बेटी के बच्चों को मिली है। और मैं आप इस जायदाद और रकम के इंतजार हैं। अच्छा, जायदाद कहाँ है? नकद रकम कितनी है? कर्जे किसके से वसूल करने? वसूल होंगे भी या ना होंगे? जरा ये तफसील से इतना मुझे आप जल्दी बता दीजिए। लाखों रुपए नकद और जायदाद इतनी बढ़िया कि आप सेठ फजलुद्दीन कहलाएंगे। बाकी तफसीलात आप वसीयतनामे में पढ़ लें। अगर कुछ और मालूमात करना चाहें तो किसी वक्त मेरे ऑफिस में तशरीफ ले आएं। ये है वसीयतनामा। वकील साहब किन हाथों से ये वसीयतनामा पकड़ूं? से तो हाथ कांप रहे हैं। काश वो कुछ दिन और जिंदा रहते। हमारे खानदान में ऐसी जवान मौत इखलासन कभी नहीं हुई। वकील साहब मुझे ये जायदाद और दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा सुसर दे दीजिए। वकील साहब इस जायदाद के बाद बस मुझे एक अदर सुसर की जरूरत है। हाय मेरा सुसर कहाँ गया? हाय मेरा सुसर। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं इंसानियत के मेराज। लखपति बनकर भी आपको खुशी नहीं हुई। मेरा बस चले तो उनकी मौत के गम में खुदकुशी कर लूं, लेकिन खुदकुशी हराम है, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी जायदाद का इखलाकन वारिस बनना पड़ा। वकील साहब ये क्या हो गया मेरे सुसर को? बहुत ज्यादा गुस्सा है क्या? मैं तुमसे नहीं बोलती। इतने दिन तक कहाँ गायब रहे? बात यह है नजमा कि नाना जान की सारी दौलत हमें मिल गई है। मैंने सोचा कि तुम जैसी गरीब लड़की से ना ही मिला जाए तो अच्छा। तो फिर अब क्यों आ गए हैं? सिर्फ ये सोचकर कि गरीबों को लिफ्ट देने से अल्लाह भी खुश होता है और तुम जैसे गरीब आदमी भी तुम्हारे देते रहते हैं। अच्छा जनाब अमीर साहब, आप मुझे बहुत मिल दे चुके हैं, अब आप जाइए। घर आए हुए हम जैसे मौजूद मेहमान की खिदमत शरबत चाय पानी से करनी चाहिए। हो सकता है कि हम तुम्हें पसंद कर लें और भी आकर घर ले जाए। खाए देने के बाद फिर कॉल कर गए। बात दरअसल ये है कि अब्बाजान के कराची जाने की वजह से लॉन्ड्री का सारा कारोबार इसी दौलतमंद की इखलाकन से मानना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ जनाब। खाला का है? खाला तो तुम्हारे घर गई। समझा, भाभी को मस्का लगाने गई। मस्का? तो और क्या, यही कहने गई होंगी ना कि मेरी बदसूरत बेटी नजमा की शादी अपने खूबसूरत देवर से कर लो। खुद जैसे चांद का टुकड़ा है। तो इसमें क्या शक है, हम किसी चांद से कोई कम? अम्मा आ गई। खाला सलाम। जीते रहो बेटा, मैं अभी तुम्हारे घर से आ रही हूँ। तुम्हारे अब्बा का तार आया है कराची से, वो कल हवाई जहाज से यहाँ पहुँच रही हैं। हवाई जहाज? और अब्बा जी क्या कह रही हो खाला? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। चलो अच्छा हुआ, अब्बा जान को भी बहुत शौक था हवाई जहाज सैर करने का। चलो ये शौक तो पूरा हो जाएगा ना उनका। खाला मैं चलता हूँ, सलाम। अरे महल्ले के गरीब लोगों, अरे मेरा सामान तो उठवा लो इखलाकन।
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम रईस हो चुके हैं। अरे ये तो बज क्या बात है? वाकई बजे आ गए। वाला कुवत कितनी बदबू है। टैक्सी वाले ने भी अंदर आने से इनकार कर दिया, सामान बाहर ही उतार दिया। तौबा तौबा तौबा, कितना गंदा मोहल्ला है। अबे ना हो, तुम्हें तो हार फूल लेके हवाई जहाज के अड्डे पे आना था। लेकिन बड़ी तार में तो कल की तारीख निकली थी। अरे जब हम एक दिन पहले आ सकते हैं तो तुम लोग हमें लेने एक दिन पहले नहीं आ सकते। चलो सामान उठाओ, इसको सूटकेस को हाथ में लगाना। अरे चाचा फल्लू तुझे क्या हो गया? चने नहीं खाएगा? बदतमीज, कौन फल्लू? चौधरी फजलुद्दीन कहो। और बात सुनो, चने घोड़े खाते हैं। नारायण बाबा जी खाने को गरीब आदमी, 1 दर्जन पान लगा के हमारे बालों खाने पर भेज दे और चूना कम लगाना। ये ले, अपनी पिछली शादियों के पैसे काट ले। शादियां नहीं खाओगे। लाहौल वला कुव्वत, ये घर है या भंगर खाना? वालेकुम अस्सलाम। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जहन्नुम में आ गए। अरे भाई यहाँ तो गर्मी से मेरा दिल बैठा जा रहा है। अच्छा जाके बर्फ लिया, बयान को ठंडा पानी पिलाओ। अब ऐसे गंजीन बनाना, सादे पानी से अब मुझे खुशकी हो जाती है। अबे मुंह क्या देख रहा, पंखा तो है मुझे। तुम लोग उधर क्यों खड़े? इधर आके बैठो। दादाजी आपका हुलिया से बदल गया है। तुम सबके होलिया बदल दूंगा। बहू जरा पेटी में मैं बच्चों के कपड़े लाया हूँ, तुम्हारे लिए साड़ियाँ लाया हूँ। देखो क्या क्या है इसमें। जरा देखना बेटे, इस 4000 रुपए की घड़ी खरीदी है मैंने। 4000 रुपए की घड़ी? हाँ भाई, उस शहर में इससे महंगी घड़ी मिल ही नहीं रही थी। लो भाई बर्फ। अरे बड़ी 4000 रुपए की खरीदा है? इतनी महंगी घड़ी? अबे महंगी तो वो 200 रुपए की साइकिल थी जो तूने खरीदी थी। ये तो 4000 की बहुत सस्ती मिल गई है। देखो बेटे, लाहौल वला कुव्वत, ये गिलास है बेटे। अब तो आला किस्म की किरकिरी खरीदेंगे, क्रॉकरी। कुछ जान में जान आई है। अब मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे किस्म का बंगला खरीदूंगा। बंगला? अबे तू क्या समझ रहा है हम इसे अस्तबल में रहेंगे? ये कोई इंसानों के रहने की जगह है। अरे तेरा हाथ जोड़ गया, तू पंखा क्यों नहीं कहता? पर अब्बा जान, गर्मियों के मौसम में गर्म कोट सिलवाने की राय आपको किसने दी? बेटे गर्मियों में गर्म कोट ठंडक पहुंचाता है, और मुझे राय कौन दे सकता है? मैं खुद मुख्तार हूँ। अच्छा तुम जाना, जाके लॉन्ड्री से मेरा नाम कटवा देना, इसमें हमारी जिल्लत है। वो स्त्री वाले से कहना कि ये लॉन्ड्री उसके बाप दादा की है। और हाँ वो बेटे, तू नौकरी से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दो? हाँ भाई, इतनी दौलत है कि तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी खा सकते हैं। बहू, जायदाद के अलावा 15 लाख रुपया नंद मिला है। 15 लाख रुपया नंद। सिर्फ कराची वाली कोठी 2000 रुपए महीने किराए पे गई है। बस आज से तुम लोग रईस हो। लेकिन अब्बा जी, लेकिन कुछ नहीं, जो हमने कह दिया वो होगा। हमारी बात पत्थर की लकीर है। आज से हम सरमाएदार हैं, सरमाएदार। मैं तो कहता हूँ 4.25 लाख में ये कोठी में सामान के कोठी महंगी नहीं है। अब मैं हर कमरे में एक कमरा ठंडा करने की मशीनरी लगवा दूंगा। एयर कंडीशनर? अगर वो तो बहुत खानों में लगाए जाते हैं। मैं उस मशीनरी की बात कर रहा हूँ। वो जो कमरे में लगा दो तो कमरा बर्फ खाना बन जाता है। हाँ, बस हर कमरे में वो लगवा देंगे जो ये बच्चा कह रहा है। और बहुत खानों में वो लगवा देंगे, क्या होता है, एयर कंडीशनर लगवा देंगे। और हाँ भाई, एक चीज का ख्याल रखना, मैंने कार्ड छपने को दे दिए हैं। शहर के बड़े बड़े रईसों को खाने पे बुलाया है। खूब रौनक रहे। जब महफिल चमकेगी तो वो लोग मेरी शान और शौकत को देख के बावले हो जाएंगे। रईस बने फिरते हैं सुथरे शहर के। अब आके हमसे बात करें। मतलब ये बच्चों के 10 रुपए लेके 10 के वो बहुत ही महंगे किस्म के कपड़े इनके बनवा दो। हमारी पोजीशन का सवाल है, ख्याल रखना पाओ इस बात का। दवाला भाई हमारी। और उर्दू इखलाकन दो।
जिंदगी का मजा तो दौलत में है। ऐसा खाना खिलाया है कि बड़े बड़े रईस उंगलियां चाटते हुए गए। लेकिन अब्बा जान आपने कुछ अच्छा नहीं किया है। हमने क्या अच्छा नहीं किया? भैया आपको चाहिए तो मोहल्ले के सब लोगों को बुलाते जो हमेशा हमारे दुख दर्द में शरीक रहे। बेटी, बुरे वक्त के दोस्तों से आके चुरा लेना ही अक्लमंदी है। पता नहीं किस वक्त महफिल में जलील करते हैं और फिर उन बाबा मस्तों को यहाँ बुलाने का फायदा भी क्या? एक तो खाना खिलाओ और उसके बाद वापसी का क्या है? अभी तो ऐसा न सोचिए अब्बा जान। ऐसा न सोचो तो और क्या सोचो? अगर किसी पुराने महल्लेदार को पोती का पता चल गया तो रोज यहाँ उधार मांगने के लिए खड़ा होगा। और अब तुम लोग अपने गरीब दोस्तों से मिलना जुलना बंद करो। मैं असगर की शादी किसी ऊंचे घराने में करूंगा। हाँ, मैंने ये दावत बिला वजह नहीं की थी, बल्कि बड़े लोगों से ताल्लुकात पैदा करने के लिए की थी। लेकिन अब्बाजान असगर के रिश्ते की बात तो मैं खाला से नजमी के लिए कर चुकी। तुम कर चुकी हो, लेकिन हमने तो नहीं की। इस घर के मालिक हम हैं, यहाँ वो होगा जो हम चाहेंगे। जाओ जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना, हमने तब्दील आबहवा की तरफ जाना है। अगर तुम्हारे अब्बा जान ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हारी शादी किसी बड़ी जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा असगर? नहीं नजमा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर अब्बा जान के ख्यालात बदल गए तो क्या हुआ? भाभी और भैया तो हमारे साथ है ना। लेकिन तुम्हारे अब्बा जान के सामने तो सब बेबस हैं। हम सब कितने ही बेबस क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी असगर। क्या बदतमीजी है? अबे मर्दों को कंधा मारते हो। बड़े मियाँ अंधे हो गए हो क्या? देखकर नहीं चलते? बड़े मियाँ होगे तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पूरा खानदान। फजलू तुम ये क्या हुलिया बना रखा? डाकों के किसी कपड़े पहन कर मरी में घूम रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करो। क्या तुम काकों को किराए पर सूट देने वाली लॉन्ड्री के मालिक नहीं हो? उस लॉन्ड्री के मुफलिस और कल्लाज मालिक को मरे हुए काफी अर्सा हो गया। अब मैं फजलू नहीं, शेर फजलुद्दीन हूँ, लाखों रुपए की जायदाद का मालिक। इतना रुपया कहाँ से मिल गया तुम्हें? सुसर शरीफ था, जल्दी फौत हो गया। उसकी सारी जायदाद मेरे बच्चों के हिस्से में आई है, जिसका सरपरस्त और मालिक मैं हूँ। गुड, वेरी गुड। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये क्या कर रहे हो दाऊद? मैडम इनसे मिलो, ये सेठ फजलुद्दीन है। हाथ मिलो इनसे। ओह, सेठ फजलुद्दीन। हाथ मिलाइए सेठ साहब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे इखलाकन आपका हाथ बहुत गर्म है। भाई साहब ये खातून की तारीफ क्या है? ये मैडम गुलनाज है, इनकी बेटी होटलों और क्लबों में डांस करती है। इखलाकन इनका एक जवान बेटा भी है। माशाल्लाह अभी ये खुद भी जवान है। अल्लाह इनकी जवानी का होटल में ठहरे हुए हैं। आज आप इसकी डिनर और डांस हमारे साथ कीजिए। भाई साहब क्या फरमा रहे हैं आप? हमारी कुछ समझ में नहीं आया। डार्लिंग, आप हमारे साथ चले और
खाना भी हमारे साथ खाएं और आज रात को हमारी बेबी का नाच भी जरूर देखें। ये कुछ और जिंदा नाच गाने की किस्म से कोई चीज होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए ना सेठ साहब। ये पहाड़ पे हो क्या रहा है भाई? चलो मैडम। जय बोली, जय बोली, जय बोली, जय बोली। सेठ फजलुद्दीन, जरा अपने आप को शीशे में तो देखो। भाई दाऊद मियां, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तो बिल्कुल जवान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जवान नजर आ रहे हो सेठ। कुछ रोज यही विटामिन की गोलियां और इस्तेमाल करोगे ना तो दमा भी जाता रहेगा और हालत ऐसी बदलेगी कि क्या बताऊं। मतलब ये कि ये अगर खाते रहे तो उम्र कुछ कम मालूम होगी। बिल्कुल कम मालूम होगी। मैडम गुलनार को देखो कितनी कम उम्र की दिखाई देती है। वो भी तो दुनिया भर के यही विटामिन इस्तेमाल करती है। वो भी यही शीशियां खाती है क्या? हाँ, और 1000 भी रोज लगाती है। यही वाला? यही वाला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे उनके तो खिताब भी मिलते हैं। एक बात बताओ कि मैडम गुलनार पे क्या जादू किया कि हर वक्त तुम्हारे नाम की माला जपती रहती? मतलब हमें याद करती है? वो बहुत याद करती है। अरे भाई तो हम भी तो उन्हें दिल से याद करते हैं। तो आओ चले। ये लो। ये कमाल, अभी कुछ करना कोई सब ठीक हो जाएगा। वंडरफुल, वेरी चार्मिंग। शेख फजलुद्दीन जी, आज तो तुम 16 साल के नजर आ रहे हो। जी आप भी 20 साल से ज्यादा की तो नहीं लगती। खैर आप तो मुझे बना रही हैं। मेरी उम्र तो 22 साल है। जी ये भी अच्छा है। बहरहाल जो कुछ भी है, ये दाऊद कह रहा था कि अगर हमारी आपकी जोड़ी बना दी जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। मैंने कोई झूठ तो नहीं कहा था सेठ साहब। जाओ दाऊद, तुम्हें नाजू बुला रहे। जाओ जाओ भैया। थैंक यू। डार्लिंग, आप मेरे साथ सैर को चलेंगे ना? अगर आप हुक्म करें तो मैं तो सीढ़ी लगा के आपके साथ उफक के उस पार छलांग लगा सकता हूँ। किस कदर तंदुरुस्त हाथ है आपके। अगर आपकी औलाद ने देख लिया तो? मैं किसी से नहीं डरती। आपको पता है इश्क तो अंधा होता है। हाँ, मैंने सुना है इश्क नाबीना होता है, मगर मेरे बेटे हैं। मैं कोई अपने बेटों से डरता नहीं हूँ। मेरा बड़ा रोब है उस घर में। खुदा जाने अब्बाजान को वहाँ क्या मसरूफियत हो गई, मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक खत लिखा है। हो सकता है सैर और तफरीह में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। मैं तो उनकी इस बात से बहुत परेशान हूँ। कहीं वो सचमुच नजमा का रिश्ता लेने से इनकार नहीं करती। सुनिए, मेरा ख्याल है अब्बा जी के आने से पहले पहले नजमा और असगर की मंगनी करते हैं। ये सुनकर वो ज्यादा से ज्यादा नाराज ही होंगे ना। शादी से इनकार तो नहीं कर सकेंगे। बहुत दूर की सूझी है तुम्हें। कहीं ये सबक इस चोर ने तो नहीं पढ़ा है? भैया भाभी आपसे ज्यादा समझदार हैं। ये बात है तो फिर मैं देखता हूँ कि अब्बा जान चोरी चोरी मंगनी कैसे होती। अरे नहीं भैया, आप भी बहुत समझदार। थोड़ा मस्कार लगा, फिर परवीन की राय पे गौर करेंगे। अच्छा, तो मैं आज ही खाला से बात तय कर लेती हूँ। आप मंगनी पर देने के लिए 3 से 3 अंगूठी खरीद लाइए। 3 अंगूठी? अब्बा जान जितने पैसे मुझे खर्च के लिए दे गए उसमें से मेरे पास 100-150 रुपए बचे होंगे। तुम अपनी कोई अंगूठी दे दो। मेरी अंगूठी? मेरी अंगूठी तो बहुत मामूली है। महीने की अंगूठी तो बहुत शानदार होनी चाहिए, हमारे शान के मुताबिक। और फिर अब्बा जी का कहना है अपने आप को बड़ा आदमी समझो। बड़े लोगों की तो चीजें भी बड़ी होती हैं। तो फिर बस एक सूरत है, मैं अपनी सहेली रजिया के पास जाती हूँ, उससे कोई 3 सी अंगूठी कुछ दिनों के लिए उधार मांग लाती हूँ। जब अब्बा जी वापस आ जाएंगे हम नई अंगूठी खरीद लेंगे और उसकी चीजों से वापस कर देंगे। जिंदाबाद भाभी, तुम्हारी सोच का भी जवाब नहीं। तो फिर नेक काम में देर क्या है? जाओ खाला जान से मिलाओ और रजिया से अंगूठी भी उधार ले। अच्छा, मेरे ख्याल ये हीरे वाली अंगूठी ले जाओ, इसलिए 15,000 के हीरे लगे हुए हैं। 15,000? तुम्हें मेरा इतबार है ना? क्या कह रही हो कभी? अब तो तुम इतनी अमीर हो गई हो कि घर भी तुम्हारा इतबार करेगी। मैं तो फिर तुम्हारी सहेली, तो फिर मैं यही अंगूठी ले जाती हूँ। अब बड़ों के आने पर नजमों को दूसरी अंगूठी पहना दूंगी और तुम्हें वापस कर दूंगी।
हाँ हाँ, जब तक जी चाहे रखो। मैं तो खुद 1 माह के लिए कराची जा रही हूँ। लो बेटा अकबर, बिस्मिल्लाह करते ये अंगूठी पहन लो और ये रुमाल भी अपनी जेब में रख लो। खाला, ये रुमाल जेब में रखूँ या मुंह पे रख के शर्माऊं? शरीर कहेगा, शरारतों से बाज नहीं आता। परवीन, मैं इतनी कीमती अंगूठी अकबर को नहीं पहना सकी जितनी तुमने नजमा को पहनाई है। कैसी बातें करती हो खाला? बेटी भी तुम्हारी और बेटा भी तुम्हारा। अब्बू, अब चाची हमारे घर चली जाएंगी ना? हाँ बेटे, जब तुम्हारे दादाजान मरी से वापस आ जाएंगे तो तुम्हारी चाची को दुल्हन बना के धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो आपके पहले शौहर भी क्या मेरी ही तरह पैसे वाले थे? जी वो कैसी बातें करते हैं सेठ साहब? मैडम तो आपके इश्क में दीवानी हो गई है। उसने तो आपके साथ शादी करने का पक्का इरादा कर लिया। अच्छा डार्लिंग, जी, जो आपका फैसला है वैसे हो तो जाएगी ना? जरूर हो जाएगी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैडम, जरा मुझे आपसे प्राइवेट बात करनी। जरा जल्दी भेज देना भैया। कहो क्या है? देखो गुलदार, मेरे लिए कितनी लेबर कर रहा हूँ। मैंने कितना तंदुरुस्त मुर्गा फंसा कर दिया है तुम्हें। अब नाजो के साथ मेरी शादी हो ही जानी चाहिए। अब तुम जल्दी मत करो दाऊद, मुझे खुद तुम्हारा बड़ा ख्याल है। अब तुम यही कोशिश करना कि सेठ अपने जवान बेटों को देखकर कहीं अपना फैसला न बदल दे। उसकी ऐसी में तैसी, ना बुड्ढे के खत उसके बेटों तक पहुंचेंगे, ना उसके बेटों के खत बुड्ढे तक पहुंचेंगे। मैं सब रास्ते में ही सेंसर कर दूंगा। लेकिन लाहौर जाकर क्या होगा? इधर आओ, बात सुनो। अरे भाई अब आ भी जाओ। बहन भाइयों में तो इतनी देर बातें होती नहीं। आप वहाँ हैं, यहाँ हमारा दिल बैठा जा रहा है। सेठ साहब आप ही की तारीफ कर रहे थे। डार्लिंग, आप जरा सी देर के लिए नजरों से ओझल हो जाती हैं तो दिल खुशखती करने को चाहता है। तौबा कीजिए सेठ साहब, बात यह है कि इनकी बेटी नाजो और मेरा असलम इस शादी पर खुश नहीं। ये क्या हुआ बे? यही तो मैंने बता रहा था। डार्लिंग, बच्चों पे रोब रखा करो। मेरे बच्चे मेरी सूरत देख ले तो कांपने लगते हैं। मेरे किसी मामले में दखल नहीं दे सकते। अरे भाई, वो बच्चों को एक तार दे दो, हम कल पहुंच रहे हैं और वो हमें लेने के लिए हवाई जहाजों के अड्डे पर आ जाए। जरूर जरूर, मैं आज ही टेलीग्राम दे देता हूँ। मालूम होता है आपके बेटे बड़े सादतमंद हैं। भाई सादतमंद तो है, मगर कम बखत खतों का जवाब नहीं दे रहे। मैंने तो आपके सारे खत पोस्ट कर दिए थे। अच्छा, सेठ फजलुद्दीन, कब तक अपने बेटों का इंतजार करोगे? ताज्जुब है वो आए क्यों नहीं? उन्हें तो मेरे लिए फूलों के हार लेकर आने चाहिए थे। तुम्हारे बेटों को दौलत की अकड़ हो गई है। तार मिला होगा, फाड़ कर फेंक दिया होगा। पूछोगे तो सूखा सा मुंह बनाकर कह देंगे कोई तार ही नहीं मिला, कोई चिट्ठी नहीं मिली। कितनी बुरी बात है। नालायक कहीं के। अरे अभी तो सब कुछ मेरे कब्जे में है। स्त्री फेर दूंगा सारी एकड़ पे, कलफ लगी हुई गर्दन झुका दूंगा। उनसे फिर किसी वक्त निपट लेना। अब हमारे साथ होटल चलो। होटल? हाँ डार्लिंग, होटल चल। वहाँ नाजो के लिए एक बहुत अच्छा कमरा है। एक कमरा हम अपने लिए बुक करवा लेंगे। चलो चले, चलिए। ये है हमारा आलीशान बंगला, हमारा अपना है। हमने अपने पैसे से खरीदा है, मगर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई, कहाँ मर गए सब? देखा, इंतहा हो गई है कमीनेपन की। अबे कोई आएगा ना? कब आए बाजी? सामान कहाँ है आपका? जान हमने। अबे हमारी ही दौलत में इतना घमंड कर बैठे कि हमारे खतों का जवाब तक नहीं दिया। हमें इस घर से कोई एयरपोर्ट लेने भी नहीं गया। मगर अब्बा जी, हमें तो आपके आने की खबर ही नहीं मिली। मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको खत लिखता रहा, बल्कि अक्सर आपको तार देने गया है। अबे मेरे ही मुंह पे झूठ बोल रहा है। मिस्टर दाऊद, जरा इसे बताना हमने इसे कितने खत और तार भेजे? सेठ साहब ने तो आपको बेशुमार खत लिखे, तार मैं खुद देकर आया था। सेठ साहब, जरा इनका हमसे तारुफ तो करवा दीजिए। ये हमारे बेटे साहब हैं, मिस्टर अकबर। ओह, मेरा नाम दाऊद है। मैं आपकी माँ का मुंह बोला भाई। मेरी माँ के मुंह बोले भाई? आप समझे नहीं हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, सेठ साहब शादी कर रहे हैं। अब्बा जी, क्यों?
क्यों क्यों गए? हम शादी कर रहे हैं, कोई जुर्म तो नहीं कर रहे हैं। क्यों मिस्टर अकबर, आपको इनकी शादी पे कोई एतराज है? ये एतराज करने वाला कौन होता है? ये एतराज करे भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हम इस घर के मालिक हैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ऊपर का हिस्सा खाली कर दो, नीचे तुम रहोगे, ऊपर हमारी नई फैमिली रहेगी। हमें भी गृहस्थी बनने का पूरा हक हासिल है। चलो बेटे अम्मी के पास। ये है हमारे छोटे नामाकूल असगर। तुम? जी हादिर। क्या तुम मिस्टर दाऊद को जानते हो? जी हाँ, और वो मुलाकात गालिबन इन्हें अच्छी तरीके से याद हो। वो मुलाकात मुझे अच्छी तरह याद है। मैं पूछता हूँ तुम्हें इस घर में आने की जरूरत कैसे हुई? और मैं पूछता हूँ कि ये घर आपका है या सेठ साहब का? असगर, माफी मांगो दाऊद साहब से। अब्बा जी चुप कर जाओ असगर। अब्बा जी ने तो पहले ही हमारे पैरों तले से जमीन घसीट ली। हमने पैरों तले से जमीन घसीट ली। अरे कोई जलजला आ गया, कोई तूफान आ गया, आखिर हुआ क्या? हमें तो पहले ही मालूम था तुम लोग हमारी खुशी से जलोगे, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं। ऊपर वाला हिस्सा आज ही खाली हो जाना चाहिए। चलो मिस्टर दाऊद, हमारी डार्लिंग हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए सेठ साहब। ये किस्सा क्या है? ये डार्लिंग कौन है? हमारे नसीबी अब्बा जान शादी कर रहे हैं। शादी? मगर किससे? ये तो मैं भी नहीं जानता। फिलहाल तो हमें ऊपर का हिस्सा खाली करने का हुक्म मिला है। फजलदीन को इसमें शादी करनी। इस उम्र में तो लोग मुसल्ला और तस्बीह संभाल कर बैठ जाते हैं। फजलदीन को ना अपनी उम्र का ख्याल है और ना जवान बेटों का, और फिर अल्लाह अच्छा औलाद की भी औलाद है। खाला जिस आदमी ने अब्बा जी को राह समझाई है वो पहले दर्जे का बदमाश और मक्कार है। भाभी तुम ही खाले को कुछ समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। बचपन और बुढ़ापा किसी की नहीं मानता नजमा। खुदा खैर करे। एक हंसते बसते घर में खुदा जाने कितना बड़ा तूफान आने वाला है। डार्लिंग, डार्लिंग, अरे कहाँ हो डार्लिंग? आ जाओ। क्या शोर मचा रखा है? अब मेरा अंदर मेकअप कर रही है। ये क्या अंदाज है गुफ्तगू का? बदतमीज लड़की, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? देखिए आप मुझे बदतमीज ना कहें। मेरे ऊपर रोक जमाती है। हमारी औलाद तो हमारे सामने आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकती। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हारी बेटी ने हमारी बेइज्जती की है। बच्चे जो ठहरे, दाऊद को भी कितना तंग करती है। कभी कभी तो उसे बहुत जलील करती है, मगर फिर भी वो हंस कर टाल जाता है। मगर मैं हंस के नहीं टाल सकता। मेरी औलाद तो मेरे सामने बात नहीं कर सकती। बेशक बेशक वो तुम्हारे मुंह के सामने तो बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे मरने की जरूर दुआएं मांगते हो। बकते हो। मेरी औलाद मेरे लिए कभी ऐसा नहीं सोच सकती। सेठ फजलुद्दीन माय ब्रदर इन लॉ, अल्लाह ने आपको दौलत तो दी है लेकिन अकल नहीं दी। गरीब के बेटे अपने बाप के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, और अमीर के बेटे ये चाहते हैं कि उनका बाप जल्दी मर जाए ताकि उसकी जायदाद पर कब्जा कर ले। मेरे बेटे वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? सेठ फजलुद्दीन, चांदी की छुरी से हर रिश्ता टूट सकता है। भाई भाई का दुश्मन हो सकता है, बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है। क्यों मैडम? तुम ठीक कहते हो दाऊद। ये बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, अपने बेटों की नीयत को नहीं समझ सके। खैर वक्त आने पर खुद ही समझ जाएंगे हमने कौन सी इनमें दुश्मनी डालनी है। सेठ साहब, मैडम को अपना बंगला तो दिखा दीजिए। मैं भी चलूंगी। सेठ साहब ने तो अपने बेटों को ऊपर का पोर्शन खाली करने का ऑर्डर भी दे दिया है। घबराओ नहीं, तुम्हारी शादी उसी बंगले में होगी। कितना प्यारा बंगला है। डार्लिंग, ये तुम्हारा अपना बंगला है। आओ बैठो, सीट। बड़ा शानदार बंगला है। हम भी तो शानदार हैं। अरे तुम लोग वहाँ खड़े मुंह क्या तक रहे हो? इधर आके आदम से सलाम करो। सलाम करो इन्हें। अबे सलाम क्यों नहीं करते? पैसा हो गया क्या? सुना नहीं? इन्हें अदब से सलाम करो। ये तुम्हारी माँ है। माँ? मेरी माँ तो मर चुकी है अब्बा जी। देख लिया डार्लिंग, दाऊद ठीक कहता था। अब तो मुझे भी यकीन हो चला है, ये लोग मेरे मरने की दुआएं मांगते होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जी? ये अब्बा जी नहीं बोल रहे भैया, ये कोई और बोल रहा है। तू समझता है मैंने सिखाया है इन्हें?
मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। इशारा तो मेरी ही तरफ किया था। आप खामा चोर की दाढ़ी में तिनके वाला मुहावरा क्यों साबित कर रही हैं? चुप हो जाओ सर, कुछ मत कहो। अभी कुछ कहने को बाकी रह गया है। चोर तो कह दिया है, अपनी औलाद से दलील करवाने को लाई थे मुझे। बताओ दिया, क्या मैं चोर हूँ? क्यों बे नालायक, अपनी होने वाली माँ को चोर कहते हुए शर्म नहीं आती? आती है, चोर कहते हुए नहीं, माँ कहते हुए शर्म आती है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही तो मेरा हाथ फेल हो जाएगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं इन बेवकूफों की वजह से अपनी खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकता। तुम इसी घर में रहोगी। अगर मुझे इस घर में रखना है तो इन लोगों को बंगले से बाहर निकाल दो। हमें इस बंगले से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तौबा तौबा, कितने बदमाश लड़के हैं। इनकी माँ भी ऐसी होगी। खबरदार, जो तेरी नापाक जबान पर हमारी नेक माँ का नाम आए। तेरी ये हिम्मत, तेरी ये मजाल, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम ये होश में आइए बाजी, अपना उठा हुआ हाथ रोक लीजिए, वरना हमारे झुके हुए सर आपके सामने उठ जाएंगे। मैं वो सर कुचल दूंगा जो मेरे सामने उठेगा। कुछ तो सोचिए बाजी, कोई हमारी माँ को बुरा कहे तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? निकल जाए इस घर से, वरना धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। और खबरदार, जो मेरी किसी तीरी चीज को हाथ लगाया, उन्हीं सीधाओं में वापस जाओ जिनमें इस घर में कदम रखा था। हम नहीं जाएंगे भैया, एक बदकार औरत के लिए हम अपना बंगला खाली नहीं करेंगे। अब हमारे लिए यही बेहतर है कि अब्बा जी का हुक्म मान लें। आखिर ये सब कुछ ही नहीं करता है। लेकिन भाभी, तुम्हें भैया की कसम आज कुछ ना बोलना। इतनी बड़ी कसम दे दी है भाभी कि मैं इस बदकार औरत के गरूर से कट नहीं सकता। बकवास मत करो, वरना जान से मार दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। अब इस घर में सिर्फ हम दो रहेंगे। तुम लोग तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें अपनी औलाद कहा जाए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने। दादाजी को क्या हो गया? गुरूर हो गया है। दौलत का नशा हो गया है बेटे। गुर्बत बहुत बुरी चीज है बेटी, और दौलत तो उससे भी ज्यादा बुरी चीज है। वो अपने पराई की तमीज ही भुला देती है। तुम सब हमारे घर चलो, वहीं रहना। वो अपने घर पर रखेंगे बंगला। नहीं खाना, हमारा और आपका रिश्ता बहुत नाजुक हो गया है। हम आपके यहाँ नहीं रह सकते। हमें तो कोई झोंपड़ी भी मिल गई तो उसमें गुजर कर लेंगे। लो भाभी, ये अंगूठी अपनी सहेली को वापस दे देना। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं तो ये सोचकर मांग लाई थी ये अंगूठी कि जब अब्बाजान मरी से वापस आ जाएंगे तो ऐसे ही दूसरी अंगूठी खरीद लूंगी। हम तो ये कहते हैं सेठ साहब कि आपके बेटों की नीयत ठीक नहीं। अगर आप अपनी नई फैमिली को बंगले पर ले जाते तो उन्हें जहर देकर हलाक कर देते और आपको गोली मारकर ठंडा कर देते। मैं तो कहता हूँ अब भी होशियार रहिए, कहीं वो बंगले से बाहर निकलकर आपकी जान के दुश्मन न बन जाएं। वो मुझसे क्या दुश्मनी करेंगे? बंगले से निकल के जब झोपड़ी में जाएंगे तो बाप याद आएगा। सर छुपाने के लिए तो यही जगह गनीमत है। कहीं नौकरी मिल गई तो कोई अच्छा सा मकान ले लेंगे। आपको नौकरी मिल जाए और बच्चों का पेट भरता रहे तो हमारे लिए यही घर जन्नत है। पता नहीं आखिर अब्बाजान को क्या हो गया। अब्बाजान का जिक्र न करो असर, जब वो हमें भूल गए तो हम उन्हें क्यों याद करें? ऐसा मत कहिए, आखिर वो आपके अब्बाजान है। क्यों बापी, पसंद आया अमीर बाप के गरीब बेटों का ये आलीशान बंगला? क्या हुआ भाभी? मेरा पर्स कहीं गिर गया है। रजिया की अंगूठी भी तो उसी में थी। बंगले से निकलते वक्त तो मेरे हाथ में था, कहीं रास्ते में गिर गया। ये और मुसीबत पड़ी। चलो भैया अभी चलकर तलाश करते हैं, शायद कहीं मिल जाए। आओ। ऐसी मुसीबत कहाँ मिलना होता तो कितना नहीं। हमारी डार्लिंग की जिद
कि शादी से पहले इनके लिए एक मोटर कार होनी चाहिए। तो भाई हम अपनी डार्लिंग की जिद जरूर पूरी करेंगे। ये 25,000 रुपए का ये चेक है, ये बैंक में ले जाओ और इसके नोट बनवा के ले आओ। थैंक यू डार्लिंग, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम कहो तो और 2-4 ऐसे लिख दो। पर्स मिल गया, शुक्र है खुदा का। चलो पर्स मिल गया। पर्स मिल गया, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। तूने मुझे रजिया की नजरों में जलील होने से बचा दिया, वरना वो तो मुझे बेईमान समझती। लेकिन अंगूठी तो इसमें नहीं है। अंगूठी नहीं है? तुमने अंगूठी पर्स में रखी थी ना भाभी? हाँ मगर वो गई कहा। रजिया तो यही समझेगी कि गरीब होते ही मेरी नीयत में फंसा गया है। अब मैं तो क्या हो दिखाऊंगी? किस्मत का ये वार भी खामोशी से सह लो भाभी। मैं तुम्हें रजिया की नजरों में दलील नहीं होने दूंगा परवीन। ऐसा पैसा जमा करके नुकसान पूरा करूंगा। इस सारी मुसीबत का जिम्मेदार मैं हूँ भैया। ना भाभी मेरी मंगनी के लिए अंगूठी लाती और ना वो गुम होती। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर अब मुलाजमत करूंगा ताकि अंगूठी के लिए पैसे जमा हो सके। नहीं अक्सर, तुम इम्तिहान की तैयारी करो। भैया अब तो बहुत बड़ा इम्तिहान सर पर आ पड़ा है, दुआ कीजिएगा हम इसमें कामयाब हो जाए। सॉरी, फिलहाल हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। तुम कितनी अच्छी हो दाऊद। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी कदर ही नहीं करती। क्यों असलम? ठीक कह रहे हो, तुम्हें इनकी कदर जरूर करनी चाहिए। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलूं, मुझे एक जरूरी काम है। ना तो असलम कुछ जरूरत से ज्यादा ज़हीन हो गया है। इस खूबसूरती से हमें तन्हाई का मौका दे दिया। हाँ दाऊद, इरशाद, तुम इस अंगूठी का जिक्र मम्मी से मत करना, वरना वो मुझसे तुम्हारी ये निशानी छीन लेंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम इस अंगूठी का जिक्र ना करो तो इस 25,000 की अंगूठी के साथ साथ मैं तुम्हें 25,000 नकद भी दे सकता हूँ। तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? बहुत दौलत है हमारे पास, तुम चाहो तो मुस्कुरा कर लूट सकती हो। तेरा बटुआ 25,000? गजब हो गया सेठ साहब, मेरी जेब कट गई। अरे तो मैं क्या करूं? ना मैं थानेदार हूँ ना जेब कतरा। जल्दी, तुम्हारे 25,000 लुट गए। मेरे 25,000 किसने लूटे? कौन है वो लुटेरा? मेरी गाड़ी के 25,000 निकल गए और तुम यहाँ खड़े हो। जल्दी से जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। रुपया मुफ्त नहीं आता, खून पसीना एक करके हाथ लगता है। पुलिस में रिपोर्ट कैसे लिखवाऊं? इसलिए कि मैं चोर को जानता हूँ और पुलिस के सामने उसका नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? मेरा नहीं, आपका रिश्तेदार है। भला मैं आपके बेटे का नाम कैसे ले सकता? मेरा बेटा? वो चोर नहीं हो सकता। वो चोर नहीं तो मुझे हथकड़ी लगवा दीजिए। मैं बैंक से निकल रहा था तो मैंने उसे देखा, वो दूर तक मेरा पीछा करता रहा। कोठी में रहकर ऐशो आराम की आदत जो हो गई है, ये नहीं काटेंगे तो और क्या करेंगे? ये तो ठीक है। ये नहीं हो सकता, मेरे बेटे चोर नहीं हो सकते। वो तो एक पाई की बेईमानी करना भी गुनाह समझते हैं। चोर होता है। अब्बा जान की तरह मुकद्दर भी हमसे लूट किया भाभी। सारा दिन नौकरी की तलाश में मारा फिरता रहा, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। तुम्हारे भैया भी सुबह से गए हुए, खुदा करे हमें कोई काम मिल जाए। हम तो बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों को समझेंगे। अम्मी, क्या हमारे घर रोटी नहीं पकेगी? जब पैसे नहीं होंगे तो रोटी कैसे पकेगी? रोटी जरूर पकेगी मेरे बच्चों, जरूर पकेगी। बहन, सिर्फ 200 रुपए? जी हाँ। अच्छा भैया, जरा ये मुट्ठी तो दिखाएं। ये लीजिए, हीरे की अंगूठी है।
देखो सेठ, तुम्हारी बहू जेवर पसंद कर रही है। भैया, इस अंगूठी की कीमत क्या है? सिर्फ 15,000 रुपए। 15,000? 15,000 रुपए की अंगूठी खरीद रही है। इसका मतलब है दाऊद ठीक कहता था। शुक्र है आपको यकीन तो आया। अगर आपका बेटा मेरी जेब न तो आपकी बहू इतने कीमती जेवर कैसे खरीदती? लो भैया, अपनी अंगूठी संभाल लो। लो बहन, 200 रुपए। शुक्रिया भैया। देख लो मिस्त्री जी, 150 रुपए में तुम्हें ये साइकिल दे रहा हूँ। बाबूजी, जरूरत नई और पुरानी चीज को नहीं देखती। 2 महीने किराए पर चलेगी तो इसका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये लो मियाँ, 150 रुपए। अम्मी जल्दी से खाना पकाइए ना, भूख लग रही है। बिल्लू तुम भी कराओ ना काम। काम मिल गया किसी को? काम मिल गया सर? नहीं भाभी, मैंने साइकिल बेच दी। साइकिल बेच दी? हाँ भाभी, बच्चों के लिए रोटी की जरूरत थी ना, मगर तुम ये सब्जी आटा कहाँ से ले आई? 200 रुपए में अपनी चूड़ियाँ बेची। चूड़ियाँ बेच दी? तुमने चूड़ियाँ क्यों बेची है भाभी? रजिया की अंगूठी के लिए पैसे जमा करते हैं। 25 रुपए घर के खर्च के लिए निकाली है, बाकी अलग रखती है। लो भाभी, ये भी उन्हीं पैसों में जमा कर देना। भैया नहीं आए? अभी नहीं आए। खुदा करे उन्हें कोई नौकरी मिल गई हो, नौकरी मिल गई हो। बोझ ज्यादा हो तो कम कर दूं? नहीं भैया, जब बोझ उठाना ही ठहरा तो कम और ज्यादा क्या। स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग ही होगी भैया। इतनी देर सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमारी आपकी शादी हो ही जानी चाहिए। अजी सेठ फजलुद्दीन साहब, शादी की देर तो आपकी तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं। हमारी तरफ से क्या दे? अभी मौलवी बुलाओ, अभी 1 लाख शादी करे देते। बंगला तुम्हारे नाम, रुपया तुम्हारे नाम, चेक पर तुम्हारे तकसद, सब कुछ तो तुम्हारे नाम है। तो क्या तेरे नाम कर दो? चल भाई यहाँ से, अभी गाँव बसाए और चक्के जमा हो गए। मेरे नाम नहीं सेठ साहब, मैडम के नाम। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ, तुम सेठ से खुद ही बातचीत कर लो और वो हक मेहर का अमाउंट तय कर लेना। ये क्या बकवास कर रहा है? दाऊद तो पागल है डार्लिंग। मुझे तुम्हारा बंगला, रुपया, पैसा, जायदाद कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, प्यार। ठीक है। कितनी प्यारी हो डार्लिंग, कितने पाकीज़ा ख्यालात है तुम्हारे। एक गृहस्थी के यही ख्यालात होने चाहिए कि वो सिर्फ अपने शौहर से प्यार करे और प्यार से आके चार करे। ये लो 5 रुपए। ये क्या हालत बना रखी है? बड़ी मेहनत के हैं ये 5 रुपए। अगर अब्बाजान उस वक्त नौकरी न छुड़वाते तो आज ये हालत न होती। बड़े धक्के खाए, कहीं नौकरी नहीं मिली, आखिर मजदूरी कर ली। मजदूरी कर ली? हाँ परवीन, इसके सिवा कुछ चारा भी तो न था। राना साहब का मकान बन रहा है, बस वहीं चला गया। बच्चे कहाँ हैं? उसको घुमाने के लिए ले गया है। वो आ ही गया है। ये क्या हुलिया बना रखा है भैया? मजदूरी करके आए। मजदूरी? ये आपने क्या सोचा भैया? मजदूरी नहीं करूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? रजिया की अंगूठी के पैसे क्यों कर जमा होंगे? बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा? अब्बू, बच्चा ने साइकिल बेच दी और अम्मी ने चूड़ियाँ।
चूड़ियां क्यों बेचती? साइकिल क्यों बेची? तो और क्या करता भैया, बहुत कोशिश की मगर नौकरी नहीं मिली। तू नौकरी नहीं करेगा अस्कर, तू अपनी तालीम जारी रख। जो कुछ मुसीबत पड़ेगी मैं निपट लूंगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तेरी तालीम बर्बाद हो जाए। जब घर ही बर्बाद हो गया भैया, तो मेरी तालीम को भी बर्बाद हो जाने दो। आखिर क्या सोच कर उस बुढ़े ने अपनी औलाद पर इतना बड़ा जुल्म किया है? हमने तो उसके बेटों की सूरत तक नहीं देखी, वो सब हमें बददुआएं देते हैं। नाज़ो, हमें मम्मी से अलग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक भैया, ये तुमने मेरे दिल की बात कही है। हम अपनी एक डांसिंग पार्टी तैयार करेंगे। हाँ, ये आइडिया भी ठीक है। वैसे मुझे होटल ब्राइट लैंड की जो ऑफर है, मैं उनसे भी बात करती हूँ। मैं उस दिन भाभी को वो अंगूठी वापस न देती तो ये मुसीबत क्यों पड़ती? किस्मत का लिखा होकर ही रहता है बेटी। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम खुद उन्हें अंगूठी खरीद कर दे देते। अम्मी, होटल ब्राइट लैंड में काउंटर ड्रेस की जगह खाली है। अगर आप इजाजत दें तो वहाँ मुलाजमत कर लूँ। वैसे भी इम्तहान खत्म हो चुके हैं। असगर से कहूँगी वो भी इसी होटल में नौकरी करने की कोशिश करें, वरना बेचारे अकबर भाई कब तक मजदूरी करेंगे। हाँ बेटी, बेचारा अकबर अपनी किस्मत के लिखे को पूरा कर रहा है। न जाने उस जादूगरनी ने फजलुद्दीन पर कैसा जादू किया है कि वो अपनी औलाद का ही दुश्मन बन गया है। घर के सारे लोग एक जगह जमा होकर खाना खा रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है। इसमें क्या शक है? देखो तो घर में कैसी बाहर आई है। काश हमारे नालायक बेटे हमारे दुश्मन न बनते तो वो भी आज इस मेज पर बैठ के अच्छे अच्छे खाने खा रहे होते। फजलुद्दीन 25,000 इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, वो अपने घर में अच्छा ही खाना खा रहे होंगे। अम्मी, रोटी बहुत सूखी है, चबाई नहीं जाती। पानी में देखो, थोड़ा सा दूध दे दो ना अम्मी। गरीबों के घर में दूध नहीं होता पप्पी, अब हम गरीब हो गए हैं ना। हाँ भैया, दूध पियेंगे तो अंगूठी के पैसे कैसे जमा होंगे? मत रो अम्मी, अब हम कभी दूध नहीं मांगेंगे। दूध ना मांगना बिल्लू, नहीं कभी नहीं मांगूंगा। दुनिया हेलो सर। हेलो, कितनी अजीब मुलाकात है। इत्तेफाक आज फिर मैं जल्दी। क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? नहीं तो बस जरा नौकरी की तलाश में। हाँ, भला नौकरी की क्या जरूरत है? हम लोग एक डांसिंग पार्टी बना रहे हैं, आप उसका मैनेजमेंट संभाल लें, काफी आमदनी हो जाएगी आपको। क्यों भैया? बिल्कुल ठीक है, आज शाम 6 बजे शीदान होटल आ जाइए, वहाँ बैठकर चाय भी पियेंगे और प्रोग्राम भी बना लेंगे। थैंक यू, मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदा। खुदा। ना जानिए बेचारा कौन है, सूरत से तो शरीफ मालूम होता है। अरे आपने पहचाना नहीं? ये वही था जो इमदादी शो के लिए डांस कराने आया था। पहचान तो लिया है, मेरा मतलब है कि हमने इससे कभी ये नहीं पूछा कि ये किसका बेटा है, क्या करता है और कहाँ रहता है। क्या देख को देख रहा था, आज तो अम्मी भी नौकरी ढूंढने चली गई है। चलो भैया, हम भी कहीं नौकरी ढूंढने चले। हमें नौकरी कौन देगा? इस अंगूठी के पैसे कैसे जमा होंगे भैया? याद है ना, एक औरत के साथ बच्चे गाना गाकर भीख मांग रहे थे। चलो हम भी वही गाना गाकर भीख मांगेंगे। अरे कुछ और बर्तन भी अंदर पड़े हैं, वो भी उठा लेना। और हाँ, 2-4 मैले कपड़े भी गुसल खाने में पड़े हैं, वो भी धो देना। ये लो रुपया, मैं मजदूरी रोज के रोज दे दिया करूंगी। नाज़ो, मैंने सुना है कि तुम एक नई डांसिंग पार्टी बना रही है और उसका मैनेजर अस्कर होगा। तुमने ठीक सुना है। तो फिर तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर उसका मैनेजर अस्कर होगा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुमसे ज्यादा बुरा तो अब भी कोई नहीं, लेकिन तुम कौन होते मुझे रोक देने वाले? इसका जवाब ये पिस्टल देगा। दाऊद अगर मोहब्बत कर सकता है तो अपनी जान पर भी खेल सकता है। किसकी जान लोगे तुम? अस्कर की, जिसे तुम चाहने लगी हो। लेकिन तुम्हें अस्कर से इतनी दुश्मनी क्यों है? सुन लिया मम्मी, दाऊद ठीक ही तो कह रहा है। आखिर इसने इतना बड़ा एहसान
किया है हम लोगों पर। उस बुढ़े की सारी दौलत और जायदाद हमारे कदमों में रखवा दी है, हमें उसका सिला देना ही पड़ेगा। मैं अपनी मेहनत का सिला भीख मांग कर नहीं लिया करता। सोच लो, तुम्हें असगर की जिंदगी चाहिए या मौत? तुम अगर मुझसे मेरी जिंदगी और मौत का सवाल करते तो मैं मौत का इंतखाब करती, लेकिन तुमने उसकी जिंदगी और मौत का सवाल किया है तो मैं उससे मौत के हवाले नहीं करूंगी। ये पिस्टल अपनी जेब में रख लो दाऊद, मैं अपने जहन से असगर का ख्याल निकाल देती हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम सीधी तरह होटल में डांस करती रहो, ये मोहब्बत का चक्कर छोड़ो। और अगर मोहब्बत करना बहुत ही जरूरी है तो मैं क्या बुरा हूं? चली गई, एक ना एक दिन पर काटूंगा इसके। वो भला तुमसे उड़कर कहाँ जाएगी? मगर एक बात का ख्याल रखना दाऊद, असलम और नाजू को ये ना पता लगे कि असगर उस बुढ़े फजलुद्दीन का बेटा है। आपकी एप्लीकेशन का जवाब एक हफ्ते तक मिल जाए। थैंक यू। और नजमा चले। हेलो नजमा, उस दिन के प्रोग्राम के बाद आज मिली हो? हाँ, वो भी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। ये तुम्हारे साथ है? जी हाँ। तुम्हारे क्या लगते हैं? जी वो ये अंगूठी हीरे की है, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो देखो, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। कितने की खरीदी है? खरीदी नहीं, दाऊद ने दी थी। दाऊद ने? ये अंगूठी क्या चीज है? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को इससे भी कीमती तोहफे दिया करता हूँ। आपका टेलीफोन है। एक्सक्यूज मी। ये तुम्हारे कौन है? दुश्मन। दुश्मन? तो फिर तुम उसके साथ रहती क्यों हो? हालात ने मजबूर कर दिया है। उसके पिस्तौल से डर लगता है, अगर मैंने दाऊद के साथ रहने से इनकार कर दिया तो वो असगर को जान से मार डालेगा। असगर को? हाँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मजबूर मोहब्बत बेकसी की मौत मर जाए। मैं सिर्फ असगर की खातिर इस दरिंदे के साथ रहने पर मजबूर हो गई हूँ। तुम असगर से प्यार करती हो? प्यार? अगर कोई दाऊद का ध्यान दूसरी तरफ लगा दे और असगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर तुम चाहो तो एक शर्त पर असगर को तुम्हारा बना सकती हूँ। क्या शर्त है तुम्हारी? ये अंगूठी मुझे दे देना, बस इतनी सी बात। मगर अपना वादा कब पूरा करोगी? आज ही। चलो नाजू, परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। चलो तुम भी मेरे साथ, मेरा डांस देखना। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। क्या कह रही थी वो? तुम जाओ, मैं भी आती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। नाजू ने मुस्कुरा कर मुझे देखा तो मैंने 15,000 की अंगूठी उसे दे दी। जी क्यों नहीं, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपके साथ मेकअप रूम में बहुत ज्यादती की थी। ये तो और बात है, लेकिन ये लफंगा हर वक्त तुम्हारे पीछे क्यों रहता है? बस ऐसे ही मेरे पीछे पड़ा है, बदमाश कहीं का। क्यों? भागो मत। मुझे भी चली जाओ पर, मैं दाऊद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो खोल के सुन लो, मैं दाऊद को चाहती हूँ। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम आज से मुझसे मिलने की कोशिश न करना। चोट तो नहीं आई? बहुत चोट लगी। अब मैं चलती हूँ, वरना ये मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ भड़का देगा। और फिर कब मिलो? बहुत जल्द। माय गॉड, इस क्रॉकरी का बिल भी मुझे ही अदा करना पड़ेगा। चलो। हेलो सर। फरमाइए। क्या बात है, आज आप बहुत गुस्से में हैं? मैं तो जल्दी फिर कब मुलाकात होगी? मैं कल आऊंगा इसी वक्त। ओके। आओ निकला, ये लो अंगूठी। मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से मार खानी पड़ी। और कुछ? बस शुक्रिया।
गई? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे बाबा, झूठ मूठ के झगड़े को इतना सच तो ना बनाओ। अरे मैंने कब कहा था कितनी जोर से तमाचा मारना? गलती हो गई। बात दरअसल ये है कि मैं जरा कुछ जज्बाती हो गया था। वैसे अपने डरानों को सच साबित करने के लिए वो थप्पड़ बड़ा जरूरी था। चलो माफ किया। वैसे अंगूठी की खातिर थप्पड़ महंगा नहीं पड़ा। हाय, भाभी इस अंगूठी देखकर कितना खुश होंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी इज्जत रख ली। सचना, तूने तो मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। मैं अब तुझे अंगूठी जाकर रजिया को देकर आती हूँ। रजिया, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हालत में आई थी तुमने? सबको जाकर बताऊंगी। अभी मुझे जरा जल्दी है, तुम अंगूठी लो। अरे अरे बैठी तो सही, ये तो बताओ लड़की आपने कैसी अंगूठी दी? मैं नहीं किस तरह हुई, मैं सारी बातें बताऊंगी। तुम अपनी अंगूठी को संभालो, अभी आती हूँ। अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई? कहाँ से मिली? हाँ, तो तुम्हारी सालगिरह के कार्ड तकसीम कर दिए गए हैं। सालगिरह की पार्टी में तुम्हारी और मैडम की मंगनी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मगर हमारी वो शादी कब होगी? और मंगनी के बाद? भैया ये मंगनी छोड़ो, पहले तुम शादी कराओ, मंगनी बाद में होती रहेगी। तो शादी भी हो ही जाएगी। हाँ, तो मैं चलता हूँ और मंगनी के इंतजामात करने हैं। अरे हाँ सेठ फजलुद्दीन, तो तुम्हारा ब्रीफ केस कहाँ है जिसमें 5 लाख रुपया था? मगर वो रुपया तो पार्टी को कल देना है, आज उसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? बात यह है कि मैंने उस पार्टी को भी सालगिरह पे बुलाया हुआ है। आज ही अगर रुपया देकर पार्टनरशिप के कागजात पर साइन हो जाए तो क्या बुरा है? रुपया तिजोरी में रखा है और चाबी डार्लिंग के पास है। हाँ, चाबी मेरे पास है, कोई खतरा नहीं। बहुत बड़ा खतरा है मैडम। फर्ज किया सेठ फजलुद्दीन का लड़का आ जाता है, रुपया लूट कर चला जाता है, तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? वो कमीना यहाँ नहीं आ सकता। अगर वो यहाँ आया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। दीजिए, वो तशरीफ ले आए, तोड़ दीजिए इनकी टांगे। क्यों मैं रुपया लेने आया है? मैं तो आपसे भीख मांगने आया हूँ अब्बा जान। भैया का एक्सीडेंट हो गया, 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। अगर ऑपरेशन न हुआ तो उनकी जान चली जाएगी। अकबर का एक्सीडेंट हो गया? हाँ अब्बा जान, वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। बाप बनकर रुपए नहीं दे सकते तो भीख समझकर रुपए ले लिए। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूले। अच्छी चाल चली है। वो 25,000 क्या खर्च हो गए? कौन सा 25,000? वही 25,000 जो तुमने मेरी जेब से निकाले थे और जिससे तुम्हारी भाभी को जेवर खरीदते हुए तुम्हारे बाप ने खुद देखा था। ये गलत है। न मैंने किसी की जेब से कोई रुपए निकाले हैं, न मेरी भाभी ने कोई जेवर खरीदा है। तो फिर तेरी भाभी ने वो रुपया अपने किसी यार को दे दिया होगा। खामोश दलील आवारा। तूने मेरी भाभी की शान में इतनी गिरी हुई बात कही, मैं तुम्हें खून पी जाऊंगा। जो तू कमीना, तू दलील, तू आवारा, तू खबरदार जो इस घर में किसी के ऊपर तूने हाथ उठाया, खबरदार। चांदी के सफेद रुपए ने आपका खून भी सफेद कर दिया है बजान। दौलत ने आपसे वो गैरत भी छीन ली है जो घर की बहू बेटियों की आबरू पर मत मिटने का हौसला देती है। आपसे वो मोहब्बत भी छीन ली है जो बुजुर्गों के दिल में होती है। आप बाप नहीं, वो सरमायादार है जिसने अपने गिरद बेहयाओं की दीवार खड़ी कर रखी है। मुझसे दबाव चलाता है, कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। निकल जा यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। धक्के देने की जरूरत नहीं है सेठ साहब, आपका घर समझ कर आया था। एक दौलतमंद के धक्के खाकर वापस जा रहा। देख लिया अपनी औलाद को? औलाद? मेरे कोई औलाद नहीं है, आज से मेरी कोई औलाद नहीं है। आपने अभी तक रुपए जमा नहीं कराए। कल सुबह 9 बजे तक ऑपरेशन ना हो सका तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरा देवर रुपयों का बंदोबस्त करने गया है, मैं थोड़ी देर में रुपए जमा करा दूंगी। भाभी रुपए मिल गए, रुपए मिल गए। नहीं भाभी, नहीं मिले। अब्बा जी अब हमारे अब्बा जी नहीं रहे, उन्होंने रुपया नहीं दी। रुपया ना हुए तो भाईजान की जान चली जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उनकी जान बचाऊंगी। मैं पप्पी और बिल्लू को यतीम नहीं होने दूंगी। यतीम नहीं होने दूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेठ फजलुद्दीन की सालगिरह के मौके पर एक और खुशखबरी सुनिए। और वो खुशखबरी ये है कि इस खुशी के मौके पे आप सबके सामने एक अनोखी आइटम पेश की जाएगी।
मिलाएगा फरमाइए। तमाशों पर भीख मिलती है सेठ साहब। मेरा शौहर अस्पताल में है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। इस झोले में भीख डाल दीजिए सेठ साहब। इन बच्चों को यतीम होने से बचा लीजिए, मेरा सुहाग गुजरने से बचा दीजिए। भीख दे दीजिए सेठ साहब, भीख दे दीजिए। मैं और मेरे बच्चे सारी जिंदगी आपको दुआएं देते रहेंगे। सचमुच मेरा बेटा जख्मी? कोई बेटा जख्मी नहीं है। तुम्हारी बहू ने हमारी खुशियाँ बर्बाद करने का ढोंग रचाया है। खुदा की कसम, मैं किसी की खुशियाँ बर्बाद करने नहीं आई। मुझे तो इनके बेटे के ऑपरेशन के लिए रुपए चाहिए। ऊंची सोसाइटी में रुपया इस तरह मांगा जाता है? तुमने सबके सामने सेठ फजलुद्दीन के मुंह पे तमाचा मारा। नहीं, मैं तो सेठ साहब के मजदूर बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूँ। लेकिन बता सकते हो तो सिर्फ इतना बता दो, क्या ऊंची सोसाइटी में खून के रिश्ते बदल जाते हैं? क्या दौलत वाले इतने संदिल हो जाते हैं कि जवान बेटे को मौत के मुंह में जाते देखकर बाप के दिल में कोई कसक नहीं होती? बेटे का जिगर कटते देखकर भी बाप के दिल में कोई नींद नहीं उठती। झूठ बोलती है डार्लिंग, इसकी बात का एक बार मत करना। तुम्हारे पास अपनी सच्चाई का क्या सबूत है? सच्चाई का सबूत तो यह है कि वो अस्पताल में बेहोश पड़े हैं। अस्पताल तो दूर है, लेकिन मेरे बच्चे मेरे नजदीक हैं। झूठ बोलो तो खुदा इन दोनों को उठा ले, मेरी गोद खाली कर दे। अब्बा जी मेरी गोद खाली। बस करो, बस करो। एक माँ अपनी सफाई में इससे बड़ी कसम नहीं खा सकती। सेठ साहब, इसने तुम्हारे सामने 15,000 की अंगूठी खरीदी थी। इससे पूछिए कि 25,000 में से बाकी रुपया कहाँ है? मुझसे नहीं अब्बा जी, इनसे पूछिए जो आपके मेहमान हैं। मैं जेवर बेचने आई थी या खरीदने? आपको खुदा की कसम है भाई साहब, झूठ ना बोलिएगा। सेठ साहब, मुझे भी खुदा को जान देनी है, मैं किसी के कारण झूठ नहीं बोलूंगा। ये बहन मेरे पास 200 रुपए में अपनी चूड़ियां बेच गई थी। अंगूठी तो सिर्फ इन्हीं ने देखी थी। मेरी जेब में से 25,000 अस्कर ने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले थे? रुपए मैंने निकाले थे और वो मेरे पास शेख फजलुद्दीन की अमानत है। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा माँ, मैं तुम्हारे और दाऊद के फ्रॉड की सारी कहानी शेख फजलुद्दीन को सुना दूंगा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे लिए बच्चों को मेरे घर से निकलवा दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
25,000 रुपए करने मेरी बहू जौहरी के यहाँ हीरे की मूर्ति खरीद रही थी। तुम लोगों ने मेरी हालात को पसर कर दिया, मेरे सामने उन्हें भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। अगर कारोबार ही करना था हमसे सौदा कर लेते, हमें नुकसान कम होता, तुम्हें फायदा ज्यादा पहुंचता। तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होता, तुम नहीं सो जाते। हमें तो गुर्बत की आदत है। बहू, जल्दी मुझे अकबर के पास लेकर चल। नजमा, तुम लेके आओ, मैं अस्पताल चलती हूँ। चलो बच्चों। चाबी तो उसी जलील औरत के पास है। चाबी निकालो, हमें जल्दी यहाँ से रुपया लेके निकल जाना चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन, जल्दी से गुलबर्ग के 18 नंबर बंगले में पहुंचिए। जी हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, मैं वहीं से बोल रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अब दाऊद से कोई खतरा नहीं, उसका पिस्तौल मेरे पास है। दाऊद! हमारे पास होगा तो सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब तो दाऊद भी मर गया है, दोनों माँ बेटी ऐश की जिंदगी बसर करेंगे। लानत है उस रुपए पर जो माँ बाप के दिल से औलाद की मोहब्बत छीन ले। ये रुपया अफसर के हवाले कर दो अम्मी, वरना मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी। तो फिर गोली चला दो। आज मैं अपनी बेटी का हौसला देखना चाहती हूँ कि वो अपनी माँ से किस तरह गोली चलाती है। अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने ही दाऊद का खून किया है, लेकिन मुझसे बड़ा जुर्म मेरी माँ ने किया है, इसे भी साथ ले लीजिए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया इंस्पेक्टर। झूठ बोलकर तुम अपना जुर्म छुपा रही हो अम्मी। मैं और नाजो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं चलकर बयान दूं। हिरासत में ले लो और लाश दो। बेटा, मुझे अकबर के पास चलिए। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया। तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे की जान बचाई। सरताज, परवीन, अब्बा जी को खबर की? उधर देखें, वो कौन था? मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम लोग सब मुझे माफ कर दो। मैं रौनक के नशे में रहता हूँ। दादाजी, अब तक मैं बंगले से नहीं निकालोगे ना?